कुछ पादपों के रेशे। क्या आपने कभी दीपावली या किसी अन्य अवसर पर दिए के लिए बाती बनाई है? क्या आप जानते हैं कि वे रुई की बनी होती हैं? यह रुई कपास नाम के पौधे से प्राप्त की जाती है, जो काली मिट्टी और उष्ण जलवायु वाले स्थानों पर उगते हैं। कपास के फल पकने के बाद फट जाते हैं और बीज युक्त रुई प्राप्त होती है। जूट रेशे जूट नामक पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। काटे गए पौधों के तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। उसके बाद तने सड़ जाते हैं और रेशों को हाथ से अलग कर लिया जाता है। पटसन के रेशे भी पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं और ये प्रमुख रूप से लिनन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे और इसके प्रकार। आइए अब कुछ कागज के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं। आप क्या देखते हैं? कागज के टुकड़ों की ये चेन बहुलक की व्यवस्था के समान है। बहुलक क्या है? यहां कई छोटी इकाइयां बहुलक के रूप में ज्ञात बड़ी इकाइयों के निर्माण के लिए संयुक्त होती हैं। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में रासायनिक पदार्थ है, जिसे मोनोमर कहा जाता है। संश्लेषित रेशा बहुलक का उदाहरण है। संश्लेषित रेशे पेट्रोकेमिकलों की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप उन विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों को याद कर सकते हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं? संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए उपयोग किए गए रसायनों के आधार पर इनका वर्गीकरण रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आर्सेनिक के रूप में किया गया है। प्राकृतिक रेशे। गर्मियों में जब आप सूती कपड़े पहनते हैं तो आप बहुत सुविधाजनक महसूस करते हैं। सूत यानी कपास प्राकृतिक रेशा है। कपास, जूट, पटसन, फाइबर, नारियल, पटुआ इत्यादि जैसे प्राकृतिक रेशे पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे ककून सिल्कवॉर्म यानी रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊंट जैसे पशुओं के बालों से प्राप्त की जाती है। संश्लिष्ट यानी कृत्रिम रेशे। आपने अवश्य सुना होगा कि हमें आग के निकट कार्य करते समय सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक कपड़े किस चीज से बने होते हैं? जी हां, ये कपड़े मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम रेशों द्वारा बने होते हैं। ये रेशे बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। सिंथेटिक रेशों के कुछ उदाहरण हैं रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेरिलीन। संश्लेषित रेशे लोकप्रिय क्यों हैं? अब तक आप जान गए होंगे कि वो क्या है जो संश्लेषित रेशों को प्राकृतिक रेशों से अधिक लोकप्रिय बनाता है। आइए संश्लेषित रेशों की उन विशेषताओं को दोहराते हैं जो इनको हमारे बीच इतना लोकप्रिय बनाता है। संश्लेषित रेशों के उच्च मजबूती के कारण ये आसानी से बिना टूटे भारी वजन सह लेते हैं। ये टिकाऊ होते हैं। इन रेशों से बने परिधान कम पानी सोखते हैं, अतः जल्दी सूख जाते हैं। संश्लेषित रेशों वाले परिधान में आसानी से सिकुड़न नहीं आती, इसलिए ये पहनने में आरामदायक होते हैं। संश्लेषित रेशे से बने परिधान में काफी लचीलापन होता है, जिसके कारण इनको आसानी से खींचा जा सकता है। ये कम खर्चीले हैं, अतः पहनने योग्य होते हैं। इन रेशों से बने परिधान आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका रखरखाव आसान होता है। ऊन जैसा रेशा आर्सेनिक। जाड़े की ठंड से खुद को बचाने के लिए हम शॉल और स्वेटर पहनते हैं और कंबलों का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई प्राकृतिक ऊन से नहीं बने होते हैं, हालांकि वे ऊन के समान ही प्रतीत होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको बनाया कैसे जाता है। ये आर्सेनिक रेशों से बनाए जाते हैं। ये संश्लेषित रेशे होते हैं और पॉलीक्रिलोनिट्राइल से बनाए जाते हैं।
आर्सेनिक हल्के वजन का, कोमल और गर्म होता है, जो ऊन जैसा अनुभव देता है। क्या आप ऊन के मुकाबले आर्सेनिक रेशे के किसी लाभ के विषय में सोच सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि आर्सेनिक से बने कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न रंगों में भी उपलब्ध होते हैं। हानि ये है कि आर्सेनिक आसानी से धुंधले हो जाते हैं और ऊन या कश्मीरी ऊन के समान पहनने वाले को बचा नहीं पाते। संश्लेषित रेशों से हानियां। क्या आप जानते हैं कि संश्लेषित परिधानों के कई लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं? संश्लेषित रेशों को गर्मी में पहनना तकलीफदेह होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊष्मा को सोखते हैं और पसीना नहीं सोखते। साथ ही हमें सलाह दी जाती है कि हम रसोई में काम करते समय या दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाते समय संश्लेषित रेशों से बने परिधान ना पहने, क्योंकि ये आग आसानी से पकड़ता है, इसलिए इनको पहनना खतरनाक है। रेशे से ऊन तक। ऊन की गुणवत्ता अच्छी होने के लिए भेड़ को अच्छा पोषक आहार खिलाना चाहिए। घास चरने के अतिरिक्त इन्हें मिश्रित दालें, मकई और ज्वार खिलाना चाहिए। इस तरह से पाली गई भेड़ों के शरीर पर बाल की मोटी परत विकसित होती है। इसे भेड़ की ऊन की परत कहते हैं और इससे ऊन प्राप्त होता है। भेड़ की ऊन। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों का मोटा कोट होता है। उनके बाल बहुत सी हवा को रोक लेते हैं। क्योंकि हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए बाल जंतु को शुष्क और गर्म रखते हैं, जो ठंडी और कठिन जलवायु में जीने में सहायता करते हैं। भेड़ की बालों वाली त्वचा में 2 प्रकार के रेशे होते हैं, कड़े गलमुच्छे वाले बाल और त्वचा के महीन मुलायम बाल। महीन बाल ऊनी कपड़े बनाने में प्रयुक्त होते हैं और कड़े बालों का प्रयोग गलीचा बनाने में होता है। ऊन की विशेषताएं। ऊन प्रोटीन फाइबर होती है। यह ऐंठनदार और लचीली होती है। ऐंठन ऊन को फूला हुआ बनाती है और ऊष्मा को रोकने में सहायता करती है। ऊन नमी और ध्वनि को सोखती है, क्योंकि यह खोखली होती है। साधारणतया ऊन क्रीम जैसे सफेद रंग की होती है, लेकिन यह काला, भूरा या चांदी जैसे रंग में भी हो सकती है। ऊन हाइपो एलर्जिक होती है। दूसरे शब्दों में यह मनुष्यों में कम एलर्जी उत्पन्न करती है। जंतु जो ऊन उत्पन्न करते हैं। भेड़ के अलावा कई अन्य जंतु भी ऊन का उत्पादन करते हैं। ये जंतु हैं याक। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में सामान्य है। अंगोरा बकरी। यह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। इससे प्राप्त ऊन को अंगूरा ऊन कहते हैं। कश्मीरी बकरी। इससे प्राप्त ऊन बहुत ही मुलायम होती है और इसका प्रयोग शॉल बुनने में किया जाता है। ये शॉलें भारत में पश्मीना शॉल के रूप में विख्यात हैं। ऊंट। ऊंट के शरीर पर पाए जाने वाले फर का उपयोग भी ऊन के रूप में होता है। लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और ऊन का उत्पादन करते हैं। रेशे का ऊन में संसाधन। आइए उस प्रक्रिया का अध्ययन करें जिसके द्वारा भेड़ से ऊन प्राप्त की जाती है। सबसे पहले भेड़ से ऊन की परत को उसके शरीर से उतारते हैं। इसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। मशीन की सहायता से भेड़ की ऊन की परत उतारने की प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है। ऊन की कटाई से भेड़ को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि भेड़ की त्वचा की ऊपरी परत मृत होती है। साधारणतः बालों को गर्मी के मौसम में उतारा जाता है। इससे भेड़
अपनी बालों की सुरक्षात्मक कोट के बिना भी जीवित रह सकती हैं। इसके बाद भेड़ की बाल के साथ उतारी गई त्वचा को जल कुंड में अच्छी तरह से धो लेते हैं। यह प्रक्रिया चिकनाई, धूल और गर्द निकालने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। धुली हुई बाल वाली त्वचा की परतों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें विभिन्न बनावट के अनुसार अलग अलग रखा या वर्गीकृत कर दिया जाता है। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ की ऊन वाली परत काली, भूरी और सफेद रंग की होती है। रेशों को सीधा करके लच्छों में लपेट लिया जाता है और अंततः ऊन उपयोग के लिए तैयार है। धागों से वस्त्र बनाना। बच्चों, आइए अब हम जानें कि धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। वस्त्र बुनाई या बंधाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आइए देखें कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इस चटाई या इन थैलों को देखें। ये धागा की बुनाई करके तैयार किए गए हैं। वस्त्रों की बुनाई लूम पर की जाती है। लूम यानी करघा दो प्रकार के होते हैं, हाथ से चलने वाले लूम यानी हैंडलूम और बिजली से चलने वाले लूम यानी पावर लूम। धागा बनाना, कपास ओटना तथा इसकी कताई। छात्रों, रेशे बनाने के लिए कपास गोलक यानी कपास के फल से रुई को हाथ से उठाया जाता है और इसके बाद इसमें से ककंतन यानी कॉबिंग कहलाने वाली विधि के द्वारा बीजों को अलग कर दिया जाता है। इसे कपास ओटना कहा जाता है। कपास मशीनों द्वारा भी ओटा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि रुई से धागे का निर्माण कैसे होता है? कुछ रुई हाथ में लें, इसके एक सिरे को एक क्लिप में दबाएं और इसके दूसरे सिरे को दूसरी क्लिप में दबाएं। दोनों क्लिपों को दोनों हाथों में पकड़ें और रुई को खींचें और लगातार ऐंठते भी रहें। आप देखेंगे कि रुई से धागा बन रहा है। कताई के लिए एक सरल तकुआ का इस्तेमाल किया जाता है। इसे तकली कहा जाता है। क्या आप चरखे के बारे में जानते हैं? यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत लोकप्रिय था। रेशम। रेशम उम्दा, मजबूत बनावट और चमक वाला एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। रेशम की चमक इसकी त्रियामी प्रिज्मनुमा संरचना का परिणाम होती है। रेशम का उत्पादन कई कीटों जैसे रेशम के कीट, मधुमक्खी, ततैया द्वारा होता है और चींटियां इसका प्रयोग अपना घोंसला बनाने में करती हैं। मकड़ी भी रेशम का उत्पादन करती है, लेकिन रेशम के कीट द्वारा बनाए गए रेशम के संवर्धन से रेशम के वस्त्र बनते हैं। रेशम का इतिहास। रेशम की खोज करीब 3500 साल पहले सर्वप्रथम चीन में एक चीनी महारानी ने की थी। भारत में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में रेशम का प्रयोग होता था। आज भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसका बड़ा भाग कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। धरमवरम रेशम, कांजीवरम रेशम, मैसूर रेशम, बनारस रेशम, मुर्शिदाबाद रेशम इत्यादि भारत के कुछ प्रसिद्ध रेशम हैं। रेशम के प्रकार। टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम रेशम के विभिन्न प्रकार हैं। ये रेशम विभिन्न कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त होते हैं। शहतूत रेशम रेशम की सभी श्रेणियों में सबसे प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन शहतूत रेशम कीट से होता है, जो शहतूत के पेड़ पर पलते हैं। इन कीटों का पालन घर के अंदर होता है और इन्हें पूर्णतः पालतू बना लिया जाता है। ज्यादातर व्यावसायिक रेशम शहतूत रेशम होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त रेशम मुलायम, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम की विशेषताएं। रेशम मजबूत
और लचीला होता है। रेशम स्पर्श में मुलायम होता है, लेकिन फिसलन भरा नहीं होता। रेशम में चमक दमक होती है। ये हाइपो एलर्जिक होता है। इसका अर्थ हुआ कि यह मनुष्यों में कम एलर्जी पैदा करता है। रेशम नमी को सोख लेता है। रेशम गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहता है। इसका रख रखाव आसान होता है। संश्लेषित रेशम रेयॉन। क्या आप जानते हैं कि रेयॉन एक उपसंश्लेषित रेशा है जिसके गुण रेशम यानी सिल्क के समान होते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे उपसंश्लेषित रेशा क्यों कहा जाता है? यह एक मानव निर्मित रेशा है जो प्राकृतिक संसाधन लकड़ी के गूदे की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रेयॉन को कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है? यह रेशम से सस्ता होता है, लेकिन रेशम के समान बनाया गया होता है। इसे रेशम के रेशों के समान बुना जा सकता है और विभिन्न रंगों में डाई भी किया जा सकता है। रेयॉन को चादर बनाने के लिए सूत के साथ और कालीन बनाने के लिए ऊन के साथ मिलाया जा सकता है। कोकून से रेशम। रेशम को कोकून से संसाधित किया जाता है। एक बार रेशम कीट अपने चारों तरफ सुरक्षात्मक कोकून काट लेता है। फिर इन कोकूनों को रेशम के फाइबर को कीट से अलग करने के लिए गर्म पानी में उबाल लिया जाता है। प्रत्येक कोकून एक रेशम के तागे से बना होता है। युक्ति है कि तागे का एक सिरा पकड़ लिया जाए। इसके बाद कोकून से रेशम का तागा छुड़ाना आसान हो जाता है। कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। इन रेशम के तागों का प्रयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। एक रेशमी कीट का जीवन अति सूक्ष्म अंडे देने से शुरू हो जाता है और एक सुंदर कीट के निकलने के साथ समाप्त होता है। आइए रेशम कीट के जीवन के विभिन्न चरणों को देखें। मादा रेशम कीट गर्मियों के अंत में छोटे अति सूक्ष्म अंडे देती है। बसंत तक वे सुप्त रहते हैं। बसंत आते ही इन अंडों से छोटे काले लार्वा निकलने लगते हैं। ये लार्वा शहतूत के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। इसके बाद वे अपने चारों तरफ रेशम का एक सुरक्षात्मक कोकून काटते हैं। ये कोकून सफेद और सुनहले रंग के होते हैं। कोकून के भीतर लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है। लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होते हुए कुछ भी नहीं खाता। 2 या 3 हफ्ते बाद कोकून से सुंदर रेशम कीट बाहर निकलता है। नायलॉन क्या है? क्या आप जानते हैं कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? जी हां, ये नायलॉन है। सबसे पहला नायलॉन का उत्पाद ब्रेसल्स वाला टूथब्रश था। क्या आप सोच सकते हैं कि कपड़े बनाने के लिए नायलॉन इतना लोकप्रिय क्यों है? नायलॉन के रेशे मजबूत, लचीले, हल्के, चमकीले और धोने में आसान होते हैं। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जैसे मोजे, रस्सियां, कनात, कार की सीट बेल्ट, सोने वाले बैग, पर्दे आदि। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पैराशूट और पर्वतारोहण की रस्सियां बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है? हां, ये नायलॉन रेशा है, क्योंकि ये स्टील के तार से भी कहीं अधिक मजबूत होता है। पॉलिस्टर क्या है? क्या आप केवल पॉलिस्टर शब्द को सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तत्व का बना होता है? पॉलिस्टर शब्द पॉली और ईस्टर से आया है। यह स्पष्ट है कि ये ईस्टर की दोहराई गई इकाइयों से बना होता है। आपने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने सुंदर पॉलिस्टर शर्ट या अन्य वस्त्र पहना हो। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिकुड़न नहीं आती। ये करारे रहते हैं और धोने में आसान होते हैं। क्या आपने कभी टेरिलीन के बारे में सुना है? यह एक लोकप्रिय पॉलिस्टर रेशा है।
टेरिकॉट या टेरीवूल बनाने के लिए टेरिलीन को प्राकृतिक रेशों जैसे क्रमशः सूती और ऊनी के साथ मिलाया भी जा सकता है। साड़ी, परिधान, चित्रयुक्त कपड़े आदि बनाने के लिए वस्त्र उद्योग द्वारा टेरिलीन का उपयोग व्यापक स्तर पर होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी माँ हमेशा चावल, चीनी आदि रखने के लिए पैट मर्तबान खरीदती हैं? पैट पॉलिस्टर का चिर परिचित रूप है और इसका उपयोग बोतल, मर्तबान, फिल्म, तार आदि बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक क्या है? विभिन्न प्रकार के रूपों में ढल जाने, गढ़े जाने और प्रक्रिया किए जाने के गुणों के कारण इस पदार्थ का नाम प्लास्टिक रखा गया। यह रासायनिक रूप से प्राप्त किया जाता है, अधिकांशतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संश्लेषण द्वारा। संश्लेषित रेशे के समान प्लास्टिक भी एक बहुलक है जो कई छोटी समान इकाइयों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या सभी प्लास्टिक के इकाइयों की समान प्रकार की व्यवस्था होती है? नहीं, कुछ प्लास्टिक में रेखीय यानी लीनियर व्यवस्था होती है, जबकि अन्य त्रियकबद्ध यानी क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक के प्रकार। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी पॉलीथीन बैग को जलाया जाता है तो क्या होता है? हाँ, यह पिघल जाता है और आप इसकी हानिकारक दुर्गंध के अलावा इसकी बूंदों को गिरते देख सकते हैं। क्या सभी प्लास्टिक जलने पर पिघल जाते हैं? आइए देखते हैं। गर्म किए जाने पर इनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं। ये हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की घटक इकाइयों में रेखीय यानी लीनियर व्यवस्था होती है। गर्म किए जाने पर ये मोड़ने योग्य और मुलायम हो जाते हैं। अब इनको किसी दूसरे आकार में ढाला जा सकता है और फिर ठंडा किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप ये बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के कठोर हो जाते हैं, इसलिए इनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। थर्मोलास्टिक के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टीरीन। इनका उपयोग पानी के पाइप, जल निकासी पाइप, पैकेजिंग बैग और बोतल, खिलौने, कंघे, नष्ट करने योग्य कटलरी, सीडी और डीवीडी के केस आदि बनाने में किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इसकी घटक इकाइयों की त्रियकबद्ध यानी क्रॉस लिंक्ड व्यवस्था होती है। इनको केवल एक बार पिघलाया जा सकता है और ये एक बार आकार लेते हैं। कठोर कर दिए जाने के बाद ये कठोर ही रहते हैं। बाद में गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते और इसीलिए अपना आकार नहीं बदलते, इसलिए इनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। बैकलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण हैं। विद्युत के स्विच, बर्तनों के हैंडल बैकलाइट से बने होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि मेलामाइन का उपयोग जमीन की टाइल और रसोई की वस्तुएं तथा कुछ निश्चित कपड़े बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये अग्नि प्रतिरोधक होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता जब हमने कोई ऐसी वस्तु देखी या उपयोग ना की हो जो प्लास्टिक की बनी हो। इसे उपयोग में आसान बनाने वाले विभिन्न प्रकार के इसके गुणों के कारण इसने हमारे जीवन में प्रमुख स्थान ले लिया है। यह हवाई जहाज, अंतरिक्षयान और कारों में अपने हल्के वजन तथा मजबूती के कारण उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग व्यापक स्तर पर गोलियों की पैकेजिंग, जख्मों की सिलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे, सिरिंज, डॉक्टर के दस्ताने और कई मेडिकल उपकरणों में किया जाता है। क्या आपने कभी डोसे बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्राइंग पैन पर ध्यान दिया है? आपने इसके ऊपर काले रंग की एक परत देखी होगी। यह टेफ्लॉन है, जो एक प्रकार का विशेष प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है, अतः इसका उपयोग
बर्तनों पर गैर चिपचिपी परत के तौर पर किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अग्निरोधी प्लास्टिक भी होते हैं। हाँ, अग्निशमन दल के लोगों की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। प्लास्टिक और पर्यावरण। क्या हम प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नष्ट हो रहे प्राकृतिक संसाधन के समय में यह एक वैकल्पिक स्रोत है। लेकिन हमने इसके लिए क्या कीमत चुकाई है? हम जानते हैं कि संश्लेषित पदार्थ होने के कारण प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, क्योंकि इसे नष्ट करने वाले आवश्यक किण्वक यानी एंजाइम, विश्लेषण करने वाले यानी नष्ट करने वाले तत्व जैसे विभिन्न जीवाणु और फफूंद में मौजूद नहीं होते। अतः प्लास्टिक के ढेर को एकत्रित कर गड्ढों में जमा किया जाता है, जिससे वे वहां मिट्टी तथा आसपास के जल स्रोतों में जहरीले रसायन उत्सर्जित करते हुए सैकड़ों वर्षों तक रहेंगे। साथ ही प्लास्टिक जमीन की सतह पर एक आवरण का निर्माण कर देती है, जो कि पानी की अभिद्ध होती है, जिस कारण वर्षा जल मिट्टी में सोखा नहीं जाता और इस प्रकार ये भूतल जल संरक्षण को घटाती है। आपने कूड़े के ढेर के निकट प्लास्टिक बैग में से खाना बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही गाय को निश्चित रूप से देखा होगा। वे अंत में प्लास्टिक बैग भी खा जाती हैं। ये उनके श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न कर सकती हैं या आमाशय में एक अस्तर बना सकती हैं। परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो सकती है। प्लास्टिक को जलाने पर यह वातावरण में जहरीला धुआं छोड़ता है। प्लास्टिक से जल भराव का भी खतरा है। जब ये प्लास्टिक नालियों में भरकर उन्हें बंद कर देती है तो नालियां वर्षा काल में वर्षा के दौरान अत्यधिक भर जाती हैं, जिससे जल भराव की स्थिति बन जाती है। पसंदीदा पदार्थ के रूप में प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग इतने व्यापक स्तर पर क्यों होता है? प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग अधिकांशतः अनाज, अचार, नमक और मसालों के संग्रहण के लिए किया जाता है, क्योंकि ये अपेक्षाकृत अनभिक्रियाशील और आर्द्रतारोधी होते हैं। चूंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए विद्युत के तारों पर प्लास्टिक का आवरण होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक के होते हैं? प्लास्टिक के ऊष्मा का कुचालक होने के कारण हम गर्म बर्तन के हैंडल को आसानी से पकड़ सकते हैं।